अपराध और दंड, अध्याय 2 भाग 6। नस्तास्या के बाहर जाते ही वह उठ बैठा, दरवाजे की कुंडी लगा दी, उस बंडल को खोला जो रजुमिखिन शाम को लाया था और जिसे उसने फिर से बांध दिया था, और कपड़े पहनने लगा। अजीब बात यह हुई कि उसे फौरन लगा कि वह एकदम शांत हो गया है। अभी कुछ ही पहले की सरसामी हालत का निशान भी बाकी नहीं रहा, न उस दहशत का जो उस पर इधर कुछ समय से छाई हुई थी। वह अचानक पैदा होने वाली एक विचित्र शांति का पहला पल था। जो कुछ भी वह कर रहा था, बहुत नपे तुले और निश्चित ढंग से। हर काम में एक दृढ़ उद्देश्य की झलक मिलती थी। आज, बस आज, वह मन ही मन बुदबुदाया। उसे पता था कि वह अब भी कमजोर है, लेकिन उसकी गहरी आत्मिक एकाग्रतापूर्ण शांति का एक जड़ विचार का रूप धारण कर चुकी थी और वही उसे शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान कर रही थी। इसके अलावा उसे ये भी उम्मीद हो चली थी कि वह सड़क पर नहीं गिरेगा। नए कपड़े पहन चुकने के बाद उसने मेज पर पड़ी हुई रकम को देखा और एक पल सोचने के बाद उसे जेब में रख लिया। 25 रूबल थे। रजुमिखिन ने कपड़ों पर जो 10 रूबल खर्च किए थे, उनमें से बची हुई रेजगारी भी उसने ले ली। फिर उसने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली, बाहर निकला, चुपके से सीढ़ियां उतरा और इस बीच एक नज़र रसोई के खुले हुए दरवाजे की ओर भी डाल ली। नस्तास्या उसकी ओर पीठ किए खड़ी थी और मकान मालकिन के समोवार में झुककर आग सुलगा रही थी। उसने कुछ भी नहीं सुना। ये गुमान भी भला कौन करता कि वह बाहर निकल जाएगा। 1 मिनट बाद वह सड़क पर था। लगभग 8 बजे थे। सूरज डूब रहा था। पहले जैसी ही घुटन थी, लेकिन उत्सुकता से शहर की बदबूदार गर्दभरी हवा में वह इस तरह लंबी लंबी सांसें लेने लगा, गोया उसे जी भरकर पी लेना चाहता हो। उसका सर कुछ कुछ चकरा रहा था, फिर भी उसकी बुखार से बोझल आंखों में और उसके मुरझाए हुए, उदास, पीले चेहरे पर एक तरह की पाश्विक शक्ति चमकी। वह कहाँ जा रहा था, यह उसे न तो मालूम था और न ही वह इसके बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग में बस एक विचार था कि यह सब कुछ आज ही खत्म कर देना होगा, हमेशा के लिए। फौरन वह इस काम को पूरा किए बिना घर नहीं लौटेगा, क्योंकि वह इस तरह का जीवन अब जीता नहीं रहेगा। लेकिन उसे खत्म कैसे किया जाए, किस चीज से, उसे इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। वह इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। वो हर विचार को दूर भगा रहा था। विचारों से उसे बेहद तकलीफ पहुंचती थी। वो बस इतना जानता था, बस यह महसूस करता था कि हर बात को किसी न किसी दिशा में डाल देना होगा। उसने घोर निराशा में डूबे हुए मगर अटल आत्मविश्वास और पक्के संकल्प के साथ इसी बात को दोहराया। पुरानी आदत के अनुसार वह अपने सैर सपाटे के पुराने रास्ते पर भूसा मंडी की ओर चल पड़ा। बिसाते की एक छोटी सी दुकान के सामने सड़क पर काले बालों वाला एक नौजवान हारमोनियम लिए खड़ा था और विरह में डूबी हुई एक ही दर्द भरी धुन बजा रहा था। साथ में 15 साल की एक लड़की थी, जो उसके सामने सड़क की पटरी पर खड़ी थी। वह क्राइनोलिन का साया, उस पर एक ढीला सा बिना आस्तीन का कोट और दस्ताने पहने थी और तिनकों का बना हैट लगाए हुए थी जिसमें गहरे नारंगी रंग का एक पंख खुनसा हुआ था। हर चीज बहुत पुरानी और बेडौल थी। आवाज पाटदार और सुरीली थी, पर सड़क पर गाते गाते कुछ फट गई थी और भर्राने लगी थी। इसी आवाज में वह दुकान से कुछ पैसे मिल जाने की उम्मीद में गाए जा रही थी। रस्कोल्निकोव भी 2-3 सुनने वालों के साथ जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर गाना सुना, फिर लड़की के हाथ में 5 कोपेक का सिक्का रख दिया। भावुकता से भरे पंचम सुर पर पहुंचकर लड़की ने गाना अचानक बंद कर दिया और तीखी आवाज में बाजा बजाने वाले साथी से चिल्ला कर बोली, आओ चलो। दोनों अगली दुकान की ओर बढ़ गए। आपको ऐसा सड़क छाप गाना पसंद है? रस्कोल्निकोव ने अपने पास खड़े अधेड़ आदमी से पूछा। उसने चौंक कर बड़ी हैरत से उसे देखा। मुझे ऐसा गाना सुनने का शौक है, रस्कोल्निकोव बोला, और उसके बोलने का ढंग विषय से मेल खाता हुआ नहीं लग रहा था। मुझे पतझड़ की ठंडी, काली, भीगी भीगी रातों को इस तरह का गाना बहुत भाता है। उनका भीगा भीगा होना बहुत जरूरी है, तब जब सभी राहगीरों के बीमारों जैसे चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई हो, या इससे भी अच्छा ये कि गीली गीली बर्फ सीधी नीचे गिर रही हो, जब हवा न हो। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं न? और सड़क की बत्तियां उसके बीच चमक रही हों। मालूम नहीं,
माफ कीजिएगा, वह अजनबी बुदबुदाया और सड़क पार करके दूसरी ओर चला गया। उसे रस्कोल्निकोव के सवाल से, उसके विचित्र हुलिये से डर लगने लगा था। रस्कोल्निकोव सीधा चलता रहा और भूसामंडी के नुक्कड़ पर उसी जगह पहुंच गया जहां खोमचेवाले और उसकी औरत, जिन्होंने लिजावेता से बातें की थी, आमतौर पर मौजूद होते थे। लेकिन उस वक्त वे वहां नहीं थे। उस जगह को पहचानकर वह रुक गया, चारों ओर नजर दौड़ाई और एक नौजवान को संबोधित किया जो लाल कमीज पहने एक पंसारी की दुकान के सामने मुंह फाड़े खड़ा था। इस नुक्कड़ पर एक आदमी और उसकी बीवी खोमचा लगाते थे न। तरह तरह के लोग यहाँ खोमचा लगाते हैं। रस्कोल्निकोव को उचटती नजरों से देखकर नौजवान ने जवाब दिया। उसका नाम क्या है? वही जो पादरी ने रखा होगा। तुम तो जरायस्क के रहने वाले होगे। किस सूबे के? नौजवान ने फिर रस्कोल्निकोव की ओर देखा। वह सूबा नहीं है सरकार, जिला है। मेरा भाई ही वहाँ आया जाया करता था। मैं तो यहीं का रहा, सो मुझे मालूम नहीं। गुस्ताखी माफ करें सरकार। वहाँ ऊपर शराबा खाना है क्या? हाँ, खाने का होटल है, बिलियर्ड खेलने का कमरा भी है। कुछ शहजादियाँ आती हैं वहाँ। एकदम करारी। रस्कोल्निकोव ने चौक पार किया। उधर वाले नुक्कड़ पर किसानों की भारी भीड़ जमा थी। वह धक्का मुक्की करता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां भीड़ सबसे घनी थी और लोगों के चेहरे देखने लगा। जाने क्यों उसका जी उन लोगों से बातें करने को चाह रहा था, लेकिन किसानों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अलग अलग टोलियों में खड़े वे सब लोग एक साथ चिल्ला रहे थे। वह वहां खड़ा कुछ देर सोचता रहा और फिर दाएं मुड़कर वह चौक की ओर चल पड़ा। चौक पार करके वह एक गली में घुस गया। वह पहले भी उस छोटी सी गली को कितनी ही बार पार कर चुका था, जो तीखा मोड़ मुड़कर मंडी से सदोवाया स्ट्रीट की तरफ चली गई थी। इधर कुछ दिनों से जब भी वह उदास होता, अक्सर उसका जी इस इलाके में टहलने को होने लगता था ताकि वह और उदास हो सके। इस वक्त उसने किसी भी चीज के बारे में सोचे बिना उसमें कदम रखा था। उस जगह एक बड़ी इमारत थी जो पूरी की पूरी शराबाखानों और खाने पीने की अन्य जगहों को किराए पर चढ़ा दी गई थी। नंगे सर और घर में पहनने के कपड़ों में लिपटी औरतें लगातार वहां अंदर बाहर भागती रहती थीं। कहीं कहीं वे सड़क की पटरी पर टोलियों में जमा हो जाती थीं, खास तौर पर नीचे की मंजिलों पर बसे रंगीन अड्डों के दरवाजों के इर्द गिर्द इसी तरह के एक अड्डे से शोर, गाने की धुनों, गिटार की झनकार और मस्ती भरी चीखों की आवाज हवा की लहरों पर तैरती हुई सड़क तक आ रही थी। औरतों की एक भीड़ दरवाजे के इर्द गिर्द जमा थी। कुछ सीढ़ियों पर बैठी थीं, कुछ सड़क की पटरी पर और कुछ खड़ी बातें कर रही थीं। शराब के नशे में चूर एक सिपाही सिगरेट पीता और गालियां बकता हुआ उनके पास से होकर सड़क पर जा रहा था। लगता था वह कहीं जाने का रास्ता ढूंढ रहा हो, लेकिन भूल गया हो कि उसे कहाँ जाना है। एक भिखारी दूसरे से झगड़ रहा था और नशे में धुत एक आदमी बीच सड़क पड़ा हुआ था। रस्कोल्निकोव भी उन औरतों की भीड़ में जा मिला जो भर्राए आवाज में बातें कर रही थीं। वे नंगे सर थीं और उन्होंने सूती कपड़े और बकरी की खाल के जूते पहन रखे थे। उनमें 40 साल की भी औरतें थीं, पर कुछ 17 से ज्यादा की भी नहीं रही होंगी। लगभग सभी की आंखों के आसपास पिटाई के निशान थे। नीचे की मंजिल के उस अड्डे से आती गाने की आवाज और वहां का तमाम शोर शराबा और हुल्लड़ उसे बरबस अपनी ओर खींचने लगे। अंदर किसी के मस्त होकर नाचने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह गिटार की धुन पर एड़ियों से ताल देता जा रहा था और कोई शख्स बहुत महीन आवाज से तान लेकर एक फड़कता हुआ गीत गा रहा था। वह उदास मन से कुछ खोया खोया सा बड़े ध्यान में सुनता रहा और पटरी पर खड़ा दरवाजे में झुककर बड़ी जिज्ञासा से अंदर झांकने लगा। बलमा सिपहिया रे सांवरे, काहे को तोड़े मेरा हार रे। रस्कोल्निकोव गाने के बोल समझने के लिए कुलबुलाने लगा, गोया सारी बातों का दारोमदार इसी पर हो। अंदर जाऊं, उसने सोचा। वे लोग हंस गा रहे हैं शराब के नशे में। मैं भी पीकर मस्त हो जाऊं तो बुरा क्या है। अंदर तो आओ जनाब, एक औरत ने अनुरोध किया। उसकी आवाज अब भी सुरीली और दूसरों से कम भारी थी। नौजवान थी और सूरत शक्ल की भी कोई बुरी नहीं थी। उस पूरी टोली में ऐसी वह अकेली थी। खासी सोहनी है, उसने सीधे तनते हुए उसकी ओर देखकर कहा।
औरत अपनी तारीफ सुनकर मुस्करा पड़ी। तुम भी कुछ कम सुंदर तो नहीं, वह बोली, मगर कितना दुबला पतला है। एक दूसरी औरत ने भारी गूंजती आवाज में कहा, अस्पताल से उठकर अभी आए हो क्या? लगता है सब जर्नैलों की ही बेटियां हैं, लेकिन है सब नकचपटी। नशे में झूमता एक किसान, जो ढीला ढाला कोट पहने था, अपने चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट लाकर बीच में बोला, देखो तो चाहक कैसे रही हैं। तुम आ गए हो तो चलो साथ चलें। क्यों नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ। ये कहकर वह नीचे उतरा और तीर की तरह सीधे अड्डे में घुस गया। रस्कोल्निकोव आगे बढ़ गया। मैं कहती हूँ जनाब, लड़की ने पीछे से उसे आवाज दी। क्या चाहती है? वह सकुचा गई। 2 घड़ी आपके साथ बिता लेती तो जी निहाल हो जाता, मेहरबान, मगर अभी तो आपसे मुझे शर्म आवे है। पीने को बस 6 कोपेक तो देते जाओ। तुम कितने अच्छे हो। रस्कोल्निकोव ने जो सिक्के हाथ में आए उसे दे दिए। 15 कोपेक थे। आह, क्या भलामानुस आदमी है। तुम्हारा नाम क्या है? दुक्लिदा कहकर पूछ लेना। अरे, इसने तो हद कर दी। एक औरत ने दुक्लिदा की ओर सर हिलाते हुए अपनी राय जाहिर की। समझ में नहीं आता, इस तरह से पैसे भला कहीं मांगा जावे है। मैं तो शर्म के मारे वहीं गड़ जाऊं। रस्कोल्निकोव ने जिज्ञासा से उस औरत की तरफ देखा। 30 साल की जनानी थी। मुंह पर चेचक के दाग, चेहरे पर जगह जगह नील पड़े हुए, ऊपर का होठ सूजा हुआ। उसने बड़े शांत भाव से और संजीदगी से यह आलोचना की थी। कहाँ पढ़ा था? रस्कोल्निकोव आगे चलते हुए सोचने लगा। कहीं पढ़ा था मैंने कि जब किसी को मौत की सजा दी जाती है तो मौत से घंटे भर पहले वह कहता या सोचता है कि अगर उसे किसी ऊंची चट्टान पर, किसी पतली सी कगार पर भी रहना पड़े, जहां सिर्फ खड़े होने की जगह हो, चारों ओर अथाह सागर हो, घोर अंधकार हो, एकदम एकांत हो, तूफान ही तूफान हो, अगर गज भर चौकोर जगह में सारे जीवन, हजारों साल अनंत काल तक रहना पड़े, तब भी फौरन मर जाने से इस तरह जिए जाना कहीं बेहतर है। बस जिए जाना और जिए जाना। जिंदगी चाहे कैसी भी हो। कितनी सच्ची बात है। कसम से, कितना सच कहा है। आदमी भी कैसा कमीना है। कमीना तो वह है जो उसे इस बात पर कमीना कहता है, उसने एक पल बाद कहा। वह दूसरी सड़क पर मुड़ गया। आह, रंगमहल। रज्जुमिखिन अभी इसी की बातें कर रहा था। लेकिन कमबख्त वह चीज़ क्या थी जिसकी मुझे तलाश थी? हाँ, पढ़ने की। जोसिमोव कह रहा था, उसने अखबार में पढ़ा था कि तुम्हारे यहाँ अखबार होंगे। उसने एक लंबे चौड़े, काफी साफ सुथरे रेस्तरां में जाकर पूछा। रेस्तरां में कई कमरे थे, लेकिन वे ज्यादातर खाली थे। 2-3 लोग बैठे चाय पी रहे थे, और कुछ हटकर एक दूसरे कमरे में 4 आदमी बैठे शैंपेन पी रहे थे। रस्कोल्निकोव को लगा कि उनमें से एक जमेतोव था, लेकिन इतनी दूर से वह भरोसे के साथ नहीं कह सकता था। हो भी तो क्या, उसने सोचा। वोडका लेंगे? वेटर ने पूछा। थोड़ी सी चाय ले आओ और अखबार ला दो। पिछले 5 दिनों के मैं तुम्हें बख्शीश भी कुछ दूंगा। अच्छा जनाब, आज के तो ये रहे। वोडका नहीं लेंगे? पुराने अखबार आए और चाय आ गई। रस्कोल्निकोव बैठकर उनके पन्ने उल्टने लगा। लाहौर विला कुव्वत। ये सब खबरें तो दुर्घटनाओं की हैं। कोई किसी सीढ़ी पर से लुढ़क गई, कोई ज्यादा शराब पीकर मर गया, पेस्की में आग, पीटर्सबर्ग के किसी मोहल्ले में आग, पीटर्सबर्ग के एक और मोहल्ले में आग। आह, ये रही। आखिरकार वह उसे मिल गया जो वह ढूंढ रहा था और वो उसे पढ़ने लगा। लाइनें उसकी आंखों के सामने नाचने लगी, लेकिन वह सारा किस्सा पढ़ गया और बड़ी उत्सुकता के साथ उसके बाद के अखबारों में आगे का हाल ढूंढने लगा। उसके हाथ पन्ने पलटते हुए घबराहट और बेचैनी से कांप रहे थे। इतने में कोई उसकी मेज पर आकर बगल में धंस गया। उसने नजरें उठाकर देखा, थाने का बड़ा बाबू था, जमेतोव। उसका अब भी वही हुलिया था, उंगलियों में वही अंगूठियां, वही सोने के हार, धुंधलाले काले बाल, बीच में मांग निकली हुई और तेल चुपड़ा हुआ, छेलों जैसी वास्कट, कुछ घिसा हुआ मलगुजा सा कोट, कुछ मैली सी कमीज। वो बहुत खुश नजर आ रहा था, कम से कम खिलकर और खुशमिजाजी से मुस्करा रहा था। जो शैंपेन पी थी, उसकी वजह से उसके चेहरे का सांवला रंग कुछ लाल हो आया था। अरे, तुम यहाँ?
उसने बड़े ताज्जुब से इस तरह बात करना शुरू किया जैसे उम्र भर से उसे जानता हो। अभी कल ही तो रजुमिखिन ने बताया था कि तुम बेहोश थे। कैसी अजीब बात है। और जानते हो, मैं तुमसे मिलने गया था। रस्कोल्निकोव जानता था कि वो उसके पास जरूर आएगा। उसने अखबार अलग रख दिए और जमेतोव की ओर मुड़ा। उसके होठों पर मुस्कराहट थी, पर उस मुस्कराहट में चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट का रंग साफ झलक रहा था। मैं जानता हूँ आप आए थे, उसने जवाब दिया। मैंने सुना है आपने मेरा मोजा ढूंढा था। और आप जानते हैं, रजुमिखिन आप पर पूरी तरह लट्टू हो चुका है कहता था। आप उसके साथ लुइजा इवानोवना के यहाँ गए थे, जानते हैं न? वही औरत जिसकी खातिर आपने आंख मारकर उस लेफ्टिनेंट बारूद को इशारा किया था और वह आपका इशारा किसी भी तरह नहीं समझ सका था। याद है न? आखिर क्यों नहीं समझ पाया? वह एकदम साफ इशारा था कि नहीं। वह तो एक ही सरफिरा है। कौन? वो बारूद? नहीं, तुम्हारा दोस्त रजुमिखिन। आपके भी बड़े ठाठ हैं मिस्टर जमेतोव, सारी रंगीन जगहों में दाखिला मुफ्त। अभी आपके लिए वह शैंपेन कौन छलका रहा था? नहीं भाई, हम लोग तो बस साथ बैठे पी रहे थे। छलकाने की भी एक ही कही तुमने। नजराने के तौर पर आपकी तो 5 उंगलियां घी में हैं। रस्कोल्निकोव हंसा। ठीक है मेरे यार, उसने जमेतोव के कंधे पर धौल जमा कर कहा। मैं गुस्से से नहीं बल्कि दोस्ताना तरीके से कह रहा हूँ, मजाक में। जिस तरह तुम्हारा वह मजदूर उस बुढ़िया वाले मामले में मित्री के साथ हाथापाई के बारे में बता रहा था। तुम्हें उसके बारे में कैसे मालूम? इसके बारे में शायद मुझे तुमसे भी ज्यादा मालूम हो। तुम भी कैसे अजीब शख्स हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी तबीयत अभी तक गड़बड़ है। तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए था। आह, तो मैं आपको अजीब लग रहा हूँ। हाँ, पर ये कर क्या रहे हो? अखबार पढ़ रहे हो? हाँ, बहुत सारी खबरें तो आग लगने की हैं। नहीं, मैं आग की खबरें नहीं पढ़ रहा हूँ। ये कहकर उसने रहस्यमय ढंग से जमेतोव को देखा। उसके होठों पर फिर एक चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट खेलने लगी थी। नहीं, मैं आग लगने की खबरें नहीं पढ़ रहा था, जमेतोव की ओर आंख मारकर वह कहता रहा। लेकिन अब मान भी लो मेरे यार कि तुम्हें ये जानने की बेहद फिक्र चढ़ी हुई है कि मैं किस चीज़ के बारे में पढ़ रहा हूँ। मुझे तो रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। मैंने यूं ही पूछ लिया था। क्या पूछना मना है? तुम क्यों ऐसे? सुनो, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो न, थोड़े साहित्य प्रेमी किस्म के। हाँ, मैं 6 साल जिम्नेजियम स्कूल में पढ़ा हूँ, जमेतोव ने शान से कहा। 6 साल? अरे वाह रे मेरे तंदूरी मुर्ग। बालों की मांग और जमावट से और अपनी अंगूठियों से तुम खासे दौलत वाले आदमी मालूम होते हो। वाह, कैसा बांका लड़का है। ये कहकर रस्कोल्निकोव ने जमेतोव के मुंह के ठीक सामने एक जोरदार ठहाका लगाया। जमेतोव पीछे हट गया। उसने इस बात का बुरा उतना नहीं माना था जितना कि इस पर दंग रह गया था। वाह, तुम हो एक अजीब आदमी। जमेतोव ने बहुत गंभीर होकर एक बार फिर दोहराया। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम अभी तक सरसाम हालत में नहीं हो। मैं सरसाम की हालत में हूँ, मजाक ना करो मेरे तंदूरी मुर्ग। तो मैं अजीब हूँ, तुमको अजीब लगता हूँ, क्यों? हाँ, एकदम अजीब। मैं बताऊँ तुम्हें, मैं किस चीज़ के बारे में पढ़ रहा था और क्या ढूंढ रहा था? देखो, मैंने कितने सारे अखबार मंगवा रखे हैं। शक हो रहा है? क्यों? खैर बताओ तो क्यों? कान खड़े होने लगे। कान खड़े होने से क्या मतलब है तुम्हारा? बाद में समझाऊंगा। अभी तो मेरे यार, मैं तुम्हारे सामने ऐलान करता हूँ। नहीं, ये कहना बेहतर होगा कि मैं इकबाल करता हूँ। नहीं, ये भी ठीक नहीं है, मैं हलफ उठाकर कहता हूँ। तुम उसे लिख लो। मैं हलफ उठाकर कहता हूँ कि मैं पढ़ रहा था, कि मैं देख रहा था और खोज रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और रुक गया। मैं वही खबरें खोज रहा था और यहाँ खास इसी काम से आया था, चीजें गिरवी रखने वाली उस बुढ़िया के कत्ल की खबरें। आखिरकार उसने अपना मुंह जमेतोव के मुंह के पास लाकर यह बात कह ही दी, कुछ इस तरह जैसे कानाफूसी कर रहा हो। जमेतोव नजरें जमाए उसे देखता रहा, न तो अपनी जगह से हिला और न ही अपना मुंह पीछे हटाया। जमेतोव को बाद में इस सब में जो बात सबसे अजीब लगी, ये थी कि इसके बाद पूरे 1 मिनट तक खामोशी रही और इस पूरे दौरान वे एक दूसरे को घूरते रहे।
अगर तुम उसके बारे में पढ़ते भी रहे तो क्या हुआ? आखिरकार वह हैरत से और बेचैन होकर चिल्लाया। उससे मुझे क्या लेना देना? ऐसी क्या बात है उसमें? वही बुढ़िया। जमीतोव के हैरत की ओर कोई ध्यान दिए बिना रसकोलनिकोव उसी तरह कानाफूसी में कहता रहा, जिसके बारे में तुम थाने में बातें कर रहे थे, याद है, जब मैं बेहोश हो गया था। बोलो, अब तुम्हारी समझ में आया? क्या मतलब तुम्हारा? क्या समझ में आया? जमीतोव ने बौखलाकर किसी तरह अपनी बात पूरी की। रसकोलनिकोव का सधा हुआ गंभीर चेहरा अचानक बदल गया और वो एक बार फिर पहले की ही तरह अचानक ठहाका मारकर खिसियाए हंसी हंसने लगा, जैसे वह अपने आप को काबू में न रख पा रहा हो। पलक झपकते संवेदना की असाधारण स्पष्टता के साथ उसे अभी हाल का वह बीता हुआ पल याद आया, जब वह कुल्हाड़ी लिए दरवाजे के पीछे खड़ा था। दरवाजे की कुंडी कांप रही थी, बाहर खड़े हुए लोग गालियां दे रहे थे और दरवाजे को जोर जोर से हिला रहे थे, और अचानक उसका जी चाहा था कि उन लोगों पर चिल्लाए, उन्हें गालियां दे, अपनी जीभ बाहर निकालकर उन्हें दिखाए, उन्हें मुंह चिढ़ाए, हंसे और भी हंसे। तुम या तो पागल हो या। जमीतोव ने कहना शुरू किया लेकिन बीच में ही रुक गया, गोया जो विचार अभी उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा था, उससे वह स्तब्ध रह गया हो। या क्या बोलो? कुछ नहीं, जमीतोव ने गुस्से से कहा, सब बकवास है। दोनों चुप रहे। हंसी का दौर पड़ने के बाद रसकोलनिकोव अचानक एकदम विचारमग्न और उदास हो गया। मेज पर कुहनी रखकर उसने अपना सर हाथों पर टिका लिया। लग रहा था वह जमीतोव को एकदम भूल गया है। ये खामोशी कुछ देर तक जारी रही। अपनी चाय क्यों नहीं पीते, ठंडी हुई जा रही है, जमीतोव ने कहा। क्या चाय? अरे हाँ। रसकोलनिकोव चुस्की लेकर चाय पीने लगा। उसने मुंह में रोटी का एक टुकड़ा रखा और अचानक जमीतोव को देखकर उसे लगा जैसे सब कुछ याद आ गया हो, और उसने अपने आप को संभाल लिया। इसके साथ ही उसके चेहरे पर फिर वही पहले वाला भाव आ गया, जैसे वह किसी को मुंह चिढ़ा रहा हो। वह चाय पीता रहा। पिछले कुछ दिनों में इस तरह की बहुत सी जालसाजियां हुई हैं, जमीतोव बोला। अभी उसी दिन मैंने मास्को पत्रिका में पढ़ा था कि मास्को में जालसाजों का एक गिरोह पकड़ा गया है। उन लोगों की एक अच्छी खासी तादाद थी और वे लोग जाली नोट छापते थे। लेकिन वह तो बहुत पुरानी बात है। उसके बारे में मैंने महीना भर पहले ही पढ़ा था, रसकोलनिकोव ने शांत भाव से जवाब दिया। तो तुम उन लोगों का जालसाज समझते हो? उसने मुस्कराकर इतना और कहा। तो और क्या हैं वे लोग? वे बच्चे हैं, एकदम बुद्धू। जालसाज नहीं हैं। ऐसे काम के लिए 50 आदमियों को जुटाना ये भी कोई बात हुई? भांडा फोड़ देने के लिए 3 भी काफी होते, और फिर भी उन्हें अपने आप से ज्यादा भरोसा एक दूसरे पर होना चाहिए था। नशे में किसी के मुंह से जरा सी भी बात निकल जाती और सब कुछ ढह जाता। बेवकूफ कहीं के। उन्होंने नोट भुनाने के काम पर ऐसे लोगों को लगाया था जिन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था। ऐसा काम कहीं किसी निरे अजनबी को सौंपा जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि ये बेवकूफ कामयाब हो जाते और उनमें से हर आदमी लखपति हो जाता, तो फिर बाकी जिंदगी उनका क्या हाल होता? उनमें से हर एक उम्र भर दूसरों की दया पर रहता। इससे अच्छा तो यह है कि आदमी फौरन फांसी लगाकर मर जाए। अरे उन्हें तो नोट भुनाना भी नहीं आता था। जो आदमी नोट भुनाने गया था उसने 5000 रूबल लिए और उसके हाथ कांपने लगे। उसे रकम अपनी जेब में डालकर भाग जाने की ऐसी जल्दी पड़ी थी कि उसने पहले 4000 तो गिने, लेकिन 5वां हजार नहीं गिना। जाहिर है, लोगों को शक हो गया और एक बेवकूफ की वजह से सब कुछ खलास हो गया। ये भी कुछ करने का कोई ढंग है, इसलिए कि उसके हाथ कांपने लगे थे। जमीतोव ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा, हाँ हो सकता है। पूरा यकीन है मुझे कि ऐसा हो सकता है। कभी कभी आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा बताओ, क्या तुम बर्दाश्त कर लेते 100 रूबल की खातिर ऐसे भयानक अनुभव से गुजरना? मैं तो ना कर पाता। जाली नोट लेकर बैंक में जाना, जहां इस तरह की चीजों को पकड़ना उन लोगों को खूब आता है। नहीं, ऐसा करने की मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती। तुम्हारी पड़ती। रसकोलनिकोव का एक बार फिर बेहद जी चाहा कि वह जीभ निकालकर उसे चिढ़ाए।
उसकी रीढ़ में ऊपर से नीचे तक सिहरन की लहरें दौड़ रही थीं। मैं होता तो इस काम को एकदम दूसरे ढंग से करता, रस्कोल्निकोव ने कहना शुरू किया। मैं नोट इस तरह भुनाता, पहले 1,000 तो मैं 3-4 बार गिनता, कभी सीधी तरफ से कभी उल्टी तरफ से, एक एक नोट को अच्छी तरह देख देख कर। तब मैं दूसरे 1,000 को हाथ लगाता। मैं वो गड्डी आधी गिनता, फिर 50 रूबल का एक नोट उसमें से निकालकर रोशनी के सामने करके देखता, फिर उसे उल्टा और दोबारा उसे रोशनी के सामने करके देखता, यह मालूम करने के लिए कि वह ठीक है कि नहीं। बुरा ना मानिएगा, मैं कहता, अभी कुछ ही दिन पहले मेरे एक रिश्तेदार को एक जाली नोट की वजह से 25 रूबल की चोट लगी है, और तब मैं उन्हें सारा किस्सा बताता। फिर तीसरा 1,000 गिनना शुरू करने के बाद मैं कहता, नहीं, एक पल ठहरिएगा, मुझे लगता है दूसरे 1,000 के 7वें सैकड़े में मुझसे गिनने में गलती हो गई है, मैं ठीक से कह नहीं सकता। तब मैं तीसरा 1,000 बीच में छोड़कर फिर दूसरा 1,000 गिनना शुरू करता और इसी तरह आखिर तक गिनता रहता। और जब सारे गिन लेता तो एक नोट 5वें 1,000 में से और एक नोट दूसरे 1,000 में से निकालकर रोशनी के सामने करके देखता और फिर कहता, मेहरबानी करके इन्हें बदल दीजिए, और वहां बैठे हुए क्लर्क को ऐसे चक्कर में डाल देता कि मुझसे पिंड कैसे छुड़ाए, यह उसकी समझ में न आता। अपना काम पूरा करके बाहर जाने के बाद मैं फिर लौट कर आता। पर नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं उससे कोई बात समझाने को कहता। मैं तो अपना काम इसी तरह करता। वाह, कैसी अजीब बातें करते हो तुम भी, जमीतोव ने हंसकर कहा। लेकिन ये सब तो बस कहने की बातें हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब वक्त आता, तो तुम भी कोई गलती जरूर कर बैठते। मैं तो समझता हूँ कि बहुत अनुभवी आदमी भी, जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, हमेशा अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हारी और मेरी तो बात ही क्या है। दूर क्या जाना, पास की ही एक मिसाल ले लो उस बुढ़िया की, जिसका हमारे इलाके में कत्ल हुआ है। लगता है कातिल जिंदगी से हारा हुआ एक शख्स था। उसने ये सारा जोखिम दिन दहाड़े उठाया, और यह चमत्कार ही था कि वह बच गया, लेकिन हाथ तो उसके भी कांप गए थे। वो उस जगह को ठीक से लूट नहीं सका, उससे बर्दाश्त नहीं हो सका। ये बात इससे साफ जाहिर होती है कि लगा कि रस्कोल्निकोव को कोई बात बुरी लगी है। साफ जाहिर होती है तो फिर उसे पकड़ क्यों नहीं लेते। वो जल भूनकर जमेतोव को ताना देते हुए चीखा, जरूर पकड़ लेंगे। कौन तुम समझते हो कि उसे तुम लोग पकड़ सकते हो? बड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए। तुम लोगों के लिए यही एक बहुत बड़ा सुराग होता है कि आदमी पैसा खर्च कर रहा है या नहीं। पहले अगर उसके पास पैसा न रहा हो और वही अचानक हाथ खोलकर खर्च करने लगे, तो फिर तो कातिल वही आदमी होगा। इसलिए तो एक बच्चा भी तुम लोगों के तर्क की धज्जी उड़ा सकता है। असलियत यही है कि वे लोग हमेशा यही करते हैं, जमेतोव ने जवाब दिया। एक आदमी जान जोखिम में डालकर चालाकी से कत्ल तो कर डालता है, लेकिन फौरन किसी शराबखाने में पकड़ा जाता है। ऐसे लोग पैसा खर्च करते ही पकड़े जाते हैं। सब तुम्हारे जैसे चालाक नहीं होते। जाहिर है, तुम शराबखाने तो नहीं जाओगे। रस्कोल्निकोव त्योरियों पर शिकन लिए एकटक जमेतोव को देखता रहा। लगता है तुम्हें इस चर्चा में बहुत मजा आ रहा है और तुम जानना चाहोगे कि मैं इस मामले में क्या करता। उसने कुछ चिढ़कर पूछा। जरूर जानना चाहूंगा, जमेतोव ने दृढ़ता और गंभीरता से जवाब दिया। उसके शब्दों और उसकी मुद्रा में जरूरत से कुछ ज्यादा ही उत्सुकता झलकने लगी थी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छी बात है, तो सुनो कि मैं क्या करता। रस्कोल्निकोव एक बार फिर उसे घूरते हुए कानाफूसी में कहना शुरू किया। मैं तो यूं करता, मैं पैसे और जेवर ले लेता और वहां से निकलकर सीधा किसी सुनसान जगह में जाता, जो चारदीवारी से घिरी होती और जहां कोई भी आसानी से दिखाई न देता। किसी के घर के पिछवाड़े का बगीचा या इसी तरह की कोई और जगह। मन डेढ़ मन का कोई पत्थर मैं पहले से देख रखता, जो घर बनने के समय से वहां किसी कोने में पड़ा होता। मैं उस पत्थर को उठाता जिसके नीचे जरूर एक गड्ढा होता, और मैं उसी गड्ढे में जेवर और पैसे रख देता। इसके बाद मैं पत्थर को लुढ़का कर फिर वही पहुंचा देता ताकि वह देखने में पहले की तरह ही लगे, और फिर उसे अपने पांव से दबा कर चला आता। उसके बाद साल या 2 साल तक, या शायद 3 साल तक भी,
मैं उसे हाथ तक नहीं लगाता। अब कोई कातिल को तलाश करता फिरे, वह तो बस छूमंतर हो जाता। पागल हो तुम, जमेतोव ने कहा। न जाने क्यों वह भी कानाफूसी में बोला और रस्कोल्निकोव से दूर हट गया, जिसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह बेहद पीला पड़ गया था। उसका ऊपर वाला होठ फड़क रहा था और कांप रहा था। वह जितना भी मुमकिन हो सका जमेतोव की ओर झुका और उसके होठ एक शब्द भी निकाले बिना चलने लगे। कोई आधे मिनट तक यही सिलसिला चलता रहा। वह जानता था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन अपने आप को वह रोक नहीं पा रहा था। वह भयानक शब्द उसके होठों पर कांप रहा था, एकदम उसी दरवाजे की कुंडी की तरह। अगले ही क्षण वह उसके होठ से अलग हो जाएगा, किसी भी क्षण वह उसे मुक्त कर देगा। वह बोल पड़ेगा, अब अगर उस बुढ़िया को और लिजावेता को मैंने ही कत्ल कर दिया हो तो। उसने अचानक कहा और महसूस किया कि वह क्या कर बैठा है। जमेतोव ने आंखें फाड़कर उसे देखा और उसका रंग मेजपोश की तरह सफ़ेद हो गया। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कुराहट थी। क्या ये सचमुच मुमकिन है? वह बहुत धीमी आवाज में बड़ी मुश्किल से बोला। रस्कोल्निकोव ने उसे बिफर कर देखा। अब मान भी लो कि इस बात पर तुम्हें यकीन आ गया था। आ गया था न? एकदम नहीं। अब तो इस पर मुझे पहले जितना भी यकीन नहीं रहा, जमेतोव जल्दी से चीखा। गया काम से, पकड़ लिया बुलबुल को। यानी कि पहले तुम्हें यकीन था, सो अब पहले जितना भी यकीन नहीं रह गया है। एकदम नहीं, जमेतोव जोर से बोला। साफ मालूम हो रहा था कि वह इस बात से सिटपिटा गया है। क्या तुम यही कहलवाने के लिए मुझे अभी तक डरा रहे थे? तो इस बात पर तुम्हें यकीन नहीं है? जब मैं थाने से चला आया था तब तुम मेरी पीठ पीछे क्या बातें कर रहे थे और मेरे बेहोश होने के बाद उस बारूदी लेफ्टिनेंट ने मुझसे सवाल जवाब क्यों किए थे? तो सुनो। उसने अपनी टोपी उठाकर खड़े होते हुए वेटर से चिल्ला कर कहा, कितना हुआ? कुल 30 कोपेक जनाब, वेटर ने भागकर आते हुए जवाब दिया। और यह रहे 20 कोपेक वोडका के लिए। देखो कितना पैसा है। उसने अपना कांपता हुआ हाथ, जिसमें उसने नोट पकड़ रखे थे, जमेतोव की ओर बढ़ा कर कहा। लाल नोट और नीले 25 रूबल। कहाँ से आए मेरे पास? और मेरे ये नए कपड़े कहाँ से आए? तुम्हें मालूम है कि मेरे पास एक कोपेक भी नहीं था। मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम मेरी मकान मालकिन से पूछताछ कर चुके हो। अच्छा बस बहुत हुआ, फिर मिलेंगे। वो एक तरह से गहरे जुनून की हालत में, जिसमें घोर आनंद का भी पुट था, सर से पांव तक कांपता हुआ बाहर निकल गया। फिर भी वह उदास और थका हुआ था। उसका चेहरा यूं ऐंठा हुआ था जैसे अभी उसे दौरा पड़ चुका हो। उसकी थकान बड़ी तेजी से बढ़ती गई। कोई भी चोट, कोई भी चिड़चिड़ी बनाने वाली भावना उसकी सारी शक्तियों को फौरन उत्तेजित कर देती थी और उनमें फिर से जान डाल देती थी। लेकिन जैसे ही उत्तेजना का वह स्रोत हटा लिया जाता था, उसकी सारी शक्ति उतनी ही जल्दी हवा भी हो जाती थी। जमेतोव अकेला देर तक विचारों में डूबा हुआ उसी जगह बैठा रहा। रस्कोल्निकोव ने अनजाने ही उसके दिमाग में एक बात के बारे में हलचल पैदा कर दी थी और उसका एकदम इरादा पक्का कर दिया था। इलिया पेत्रोविच तो गधा है। उसने अपना फैसला सुनाया। रस्कोल्निकोव ने अभी रेस्तरां का दरवाजा खोला ही था कि सीढ़ियों पर उसकी मुठभेड़ रजुमिखिन से हो गई। उन्होंने एक दूसरे को उस समय तक नहीं देखा था जब तक वे लगभग टकरा नहीं गए। पल भर दोनों एक दूसरे को ऊपर से नीचे तक देखते रहे। रजुमिखिन को बेहद हैरत हो रही थी। फिर उसकी आंखों में क्रोध की, सचमुच के क्रोध की, भयानक चमक दिखाई दी। तो तुम यहाँ हो? वो गला फाड़कर चीखा। तुम अपने बिस्तर से उठकर भाग आए और मैं तुम्हें सोफे के नीचे तक ढूंढ रहा था। ऊपर अटारी भी देखी। तुम्हारी वजह से मैंने नस्तासिया को मारते मारते रख दिया और तुम यहाँ मिले। रोद्या, इस सब का क्या मतलब है? मुझे सच सच बता दो। जो बात हो साफ बता दो। सुना, इसका मतलब यह है कि मैं तुम सबसे तंग आ चुका हूँ और चाहता हूँ कि मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दिया जाए। रस्कोल्निकोव ने शांत भाव से उत्तर दिया। अकेला? जबकि तुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता, जबकि तुम्हारा चेहरा चादर की तरह सफ़ेद हो रहा है और तुम्हारी सांस भी ठीक से चल नहीं रही है। बेवकूफ़, तुम यहाँ रंगमहल में क्या कर रहे थे? फौरन सब सच बता दो।
मुझे जाने दो, रस्कोल्निकोव ने कहा और उससे कतरा कर निकलना चाहा। ये रजुमिखिन की बर्दाश्त के बाहर था। उसने कसकर रस्कोल्निकोव का कंधा पकड़ लिया। जाने दून, तुम्हारी यह हिम्मत कि मुझसे कहते हो मुझे जाने दो। जानते हो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? मैं अभी तुम्हें उठाकर तुम्हारा गट्ठर बनाऊंगा, बगल में दबाकर घर ले जाऊंगा और ताले में बंद करूंगा। सुनो रजुमिखिन, रस्कोल्निकोव ने धीमे से और देखने में काफी शांत भाव से कहा, क्या तुम्हारी समझ में ये भी नहीं आता कि मुझे तुम्हारा उपकार नहीं चाहिए? यह एक अजीब इच्छा है तुम्हारे मन में कि तुम सारे उपकार एक ऐसे आदमी पर लुटाना चाहते हो जो उन्हें धिक्कारता है, जो उन्हें दरअसल एक बोझ समझता है। मेरी बीमारी की शुरुआत में तुमने मुझे क्यों खोज निकाला कौन जाने, मरकर मुझे खुशी होती। आज मैंने तुम्हें क्या ये बात साफ साफ नहीं बता दी थी कि तुम मुझे सता रहे हो, कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। लगता है तुम भी लोगों को सताना चाहते हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इन सब बातों से मेरे ठीक होने में रुकावट पड़ रही है, क्योंकि इससे मुझे हरदम कोफ्त होती रहती है। तुमने देखा, जोसिमोव अभी इसीलिए चला गया कि मुझे कोफ्त न हो। तुम भी मेरे हाल पर रहम खाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। मुझको जबरदस्ती अपने कब्जे में रखने का तुम्हें क्या हक है? तुम देखते नहीं कि अब मेरे सारे हवास ठीक हैं? मैं तुम्हें आखिर किस तरह समझाऊं कि तुम मुझे अपनी नेकी से मत सताओ। हो सकता है एहसान फरामोश हूँ, हो सकता है मैं कमीना हूँ, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। खुदा के वास्ते मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। उसने बहुत शांत भाव से अपनी बात शुरू की थी। जहर में बुझी ये बातें कहते हुए उसे मन ही मन खुशी हो रही थी, लेकिन जब उसने अपनी बात खत्म की तो वह जुनून के मारे बुरी तरह हाँफ रहा था, ठीक उसी तरह जैसे लूजिन के साथ उसका हाल हुआ था। रजुमिखिन एक पल खड़ा रहा। उसने कुछ देर सोचा और फिर अपना हाथ हटा लिया। तो फिर जहनुम में जाओ, उसने विचारमग्न बहुत धीमे से कहा। लेकिन जैसे ही रस्कोल्निकोव चलने को हुआ, उसने गरज कर कहा, ठहरो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम और तुम्हारी तरह के सब लोग खाली बकबक करने वाले, बेकार की शेखी झाड़ने वाले बेवकूफ़ हैं। अगर कोई ज़रा सी मुसीबत आन पड़ती है तो तुम उसे लेकर ऐसे बैठ जाते हो जैसे मुर्गी अंडे पर बैठती है। पर इसमें भी तुम लोग दूसरों की नकल ही करते हो। तुम लोगों में स्वतंत्र जीवन का नाम निशान तक नहीं। मोम के बने हो तुम लोग और तुम्हारी नसों में खून नहीं, बलगम भरा है। मुझे तुम में से किसी एक का भी भरोसा नहीं है। हर हालत में तुम सबकी पहली कोशिश यही होती है कि इंसानों जैसे न रहने पाओ। ठहरो, रस्कोल्निकोव को फिर खिसकने की कोशिश करते देखकर वो और भी गुस्से से चीखा, मेरी पूरी बात सुनते जाओ। तुम जानते हो आज रात को मेरे यहाँ गृह प्रवेश की पार्टी है। मुझे यकीन है कि लोग अब तक आ भी गए होंगे, लेकिन मैं मेहमानों की अगवानी के लिए अपने चाचा को वहाँ छोड़ आया और भागकर यहाँ चला आया। अब अगर तुम बेवकूफ़ नहीं हो, पक्के बेवकूफ़ नहीं हो, परले दर्जे के बेवकूफ़ नहीं हो, अगर तुम नकल नहीं बल्कि असल हो। देखो रोदिया, मैं जानता हूँ तुम होशियार आदमी हो, लेकिन बेवकूफ़ हो। अगर तुम बेवकूफ़ न होते तो यहाँ सड़क पर जूते घिसने की बजाय मेरे यहाँ आ जाते। अब तुम बाहर निकल ही आए हो तो क्या किया जा सकता है? मैं तुम्हें गद्देदार आराम कुर्सी दूंगा जो मेरी मकान मालकिन के पास है, चाय पिलाऊंगा और बहुत से लोगों का साथ रहेगा। या तुम सोफे पर लेट सकते हो। बहरहाल तुम होगे हमारे साथ ही। जोसिमोव भी वहाँ होगा। आओगे न? नहीं आओगे। रजुमिखिन धीरज छोड़कर चीखा। तुम्हें क्या मालूम? तुम अपनी तरफ से जवाब नहीं दे सकते। तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हजारों बार ऐसा हो चुका है कि मैं लोगों से बुरी तरह लड़ा और बाद में भागकर फिर उन्हीं के पास गया। आदमी को बाद में अपने किए पर शर्म आती है। वो उसी आदमी के पास वापस जाता है। इसलिए याद रखना, पोचिनकोव का घर, 3री मंजिल पर। सचमुच मिस्टर रजुमिखिन, मैं समझता हूँ कि अगर कोई तुम्हें धुन कर रख दे तो तुम महज यह जताने के लिए उसे भी चुपचाप सह लोगे कि तुमने किसी का भला किया। धुन कर? किसे? मुझे। ऐसी बात किसी ने सोची भी तो मैं उसकी नाक तोड़कर रख दूंगा। पोचिकोव का घर, नंबर 47,
बाबुश्किन का फ्लैट। मैं नहीं आऊंगा, रजुमिखिन। रस्कोल्निकोव मुड़कर चला गया। मैं शर्त लगता हूं कि आओगे, रजुमिखिन ने पीछे से चिल्ला कर कहा। अगर नहीं आए तो मैं तुम्हें पहचानना भी छोड़ दूंगा। अरे सुनो तो, जमेतोव अंदर है। हाँ, तुम उससे मिले थे? हाँ, कोई बात की थी? हाँ, काहे के बारे में? खैर, मुझे नहीं बताना चाहते तो भाड़ में जाओ। पोचिकोव का घर, नंबर 47, बाबुश्किन का फ्लैट, याद रखना। रस्कोल्निकोव चलता रहा और नुक्कड़ पर पहुंचकर सदोवाया शाहराह में मुड़ गया। विचारों में डूबा हुआ रजुमिखिन उसे जाते देखता रहा। फिर अपना हाथ हवा में लहराकर वह मकान के अंदर घुसा, लेकिन सीढ़ियों पर ही ठिठक गया। लानत है, वो कुछ ऊंची आवाज में अपने आप से कहता रहा। वह समझदारी की बातें कर रहा था, फिर भी मैं भी बड़ा बेवकूफ हूँ। गोया कि पागल आदमी समझदारी की बातें करते ही नहीं। और जोसिमोव लगता है इसी बात से डर रहा था। उसने उंगली से अपने माथे पर टिकटिकाया। अगर कहीं उसे मैंने अकेले जाने ही कैसे दिया, कहीं जाकर डूब मरे तो। छे, कैसी भयानक गलती की मैंने। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह रस्कोल्निकोव को पकड़ने के लिए लपका, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। वह अपने को कोसता हुआ तेज तेज कदमों से जमेतोव से पूछने के लिए रंगमहल लौट आया। रस्कोल्निकोव सीधा चलता हुआ पुल पर जा पहुंचा, बीच में जाकर खड़ा हो गया और रेलिंग पर दोनों कुनियां टिकाकर दूर क्षितिज की ओर घूरने लगा। रजुमिखिन से विदा होने के बाद वह इतनी कमजोरी महसूस कर रहा था कि यहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुँच सका था। वह सड़क पर ही कहीं बैठ जाने या लेट जाने के लिए तड़प रहा था। पानी के ऊपर झुककर वह सूर्यास्त की अंतिम हल्की गुलाबी लाली को, गहराते हुए झुटपुटे में अंधियारे होते हुए घरों की कतार को, बाएं किनारे पर बहुत दूर एक अटारी की उस खिड़की को, जो डूबते सूरज की अंतिम किरणों में ऐसी चमक रही थी जैसे उसमें आग लगी हो, और नहर के काले पड़ते हुए पानी का यूं ही घूरता रहा। लगता था पानी ने उसका सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिरकार उसकी आंखों के सामने लाल घेरे नाचने लगे। घर हिलते हुए लग रहे थे। राहगीर, नहर के दोनों किनारे, गाड़ियां, तमाम चीजें आंखों के सामने नाच रही थीं। यकबयक वह चौंका पड़ा। शायद किसी विचित्र और भयानक दृश्य ने उसे फिर बेहोश होने से बचा लिया था। उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी दाहिनी ओर खड़ा है। वह उधर घूमा तो लंबे, पीले, मुरझाए हुए चेहरे और धंसी हुई लाल आंखों वाली एक लंबी सी औरत सिर पर रुमाल बांधे खड़ी थी। वह सीधे उसकी ओर देख रही थी, लेकिन जाहिर था कि उसे न तो कुछ दिखाई दे रहा था और न वह किसी को पहचान रही थी। अचानक उसने अपना दाहिना हाथ रेलिंग पर टिकाया, अपनी दाहिनी टांग उठाकर रेलिंग पर रखी, फिर बाईं टांग, और झट से नहर में कूद गई। गलगला पानी एक पल के लिए फटा और फिर अपने शिकार को निगल लिया, लेकिन एक ही पल बाद डूबती हुई औरत ऊपर उतरा आई और धीरे धीरे धारा के साथ बहने लगी। सर और टांगे पानी में थीं और स्कर्ट उसकी पीठ पर गुब्बारे की तरह फूली हुई थी। औरत कूदी, औरत कूदी। दर्जनों आवाजें एक साथ उठीं। लोग दौड़ पड़े। दोनों किनारों पर तमाशाबीनों की भीड़ जमा हो गई। पुल पर रस्कोल्निकोव के चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और वे लोग उसे पीछे से धक्का दे रहे थे। हे भगवान, ये तो हमारी अफोसिनिया है। पास ही खड़ी एक औरत रुआसी आवाज में चिल्ला रही थी, दया करके उसे बचाओ। अरे दयावानो, कोई तो उसे बाहर निकालो। नाव लाना, नाव। भीड़ में से कोई चिल्लाया, लेकिन नाव की जरूरत नहीं पड़ी। एक पुलिसवाला नहर की सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे पहुंचा, अपना लंबा कोट और जूते उतारे और झट से पानी में कूद पड़ा। उसे उस औरत तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसका शरीर सीढ़ियों से कुछ ही गज ही दूरी पर पानी पर तैर रहा था। पुलिसवाले ने उसके कपड़े दाहिने हाथ से थाम लिए और बाएं हाथ से उस बांस को पकड़ लिया जो उसके साथी ने उसकी ओर बढ़ाया था। डूबती हुई औरत बाहर निकाल ली गई और नहर के किनारे पत्थर के फर्श पर लिटा दी गई। जल्द ही उसे होश आ गया। उसने अपना सर ऊपर उठाया, उठकर बैठी, छींकने और खांसने लगी और बेमतलब अपने गीले कपड़े दोनों हाथों से झाड़ने लगी। मगर वह बोली कुछ भी नहीं। पी पी कर अपने को मौत के मुंह तक ला दिया है। बगल में उसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। एकदम दीवानी हो गई है।
अभी उस दिन अपने को फांसी लगा रही थी, वो तो कहो कि हम लोगों ने रस्सी काट दी। मैं अभी अभी भागकर जरा देर को दुकान तक गई थी और अपनी छोटी बच्ची को इसकी निगरानी के लिए छोड़ गई थी कि इसने ये मुसीबत खड़ी कर ली अपने लिए। पड़ोसन है साहब, पड़ोसन, हम लोग पास ही तो रहते हैं, उस छोर से दूसरा घर, वहाँ। वह रहा। भीड़ छटने लगी। कुछ पुलिस वाले उस औरत को घेरे रहे, किसी ने थाने की बात कही। रस्कोल्निकोव बेजारी और उदासीनता की एक अजीब भावना से खड़ा देखता रहा। उसे नफरत सी हो रही थी। नहीं, ये बहुत घिनौना है। यह पानी, और फिर इसका कुछ भरोसा भी नहीं है, वह अपने आप बुदबुदाता रहा। इससे कोई काम नहीं बनने का, वह कहता रहा, यहाँ इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। थाना, लेकिन जमेतोव थाने में क्यों नहीं है? थाना 10 बजे तक खुला रहता है। पुल की रेलिंग की ओर पीठ फेरकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। अच्छी बात है, उसने मजबूत दिल से कहा। वह पुल छोड़कर थाने की ओर चल पड़ा। उसे अपना दिल खोखला और खाली खाली लग रहा था। वह कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। उदासी भी दूर हो गई थी। जिस मुस्तैदी के साथ वह इस पूरे किस्से को ही खत्म कर देने के लिए निकला था, उसका भी नाम निशान बाकी अब नहीं रहा। उसकी जगह भरपूर उदासीनता ने ले ली थी। खैर, बाहर निकलने का एक रास्ता तो ये भी है, उसने नहर के किनारे धीरे धीरे बेजान कदमों से चलते हुए सोचा। जो भी हो, मैं इस झंझट को तो खत्म ही कर दूंगा, क्योंकि मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन क्या ये छुटकारे का रास्ता है? पर फर्क क्या पड़ता है, गज भर जगह तो मिलेगी ही। हाँ, लेकिन अंत कैसा होगा? क्या वह सचमुच अंत होगा? मैं उन्हें बताऊं या नहीं? लानत है, कितनी बुरी तरह थक गया हूं मैं। काश बैठने या लेटने की कोई जगह जल्दी से कहीं मिल जाती। सबसे ज्यादा शर्म तो मुझे इस बात की है कि यह कितनी नादानी की बात है, लेकिन मुझे इसकी भी परवाह नहीं। आदमी के दिमाग में भी कैसे कैसे बेवकूफ़ी के विचार आते हैं। थाने के लिए उसे सीधे जाकर बाईं ओर की दूसरी सड़क पकड़नी थी। थाना वहां से कुछ ही कदम पर था, लेकिन वह पहले मोड़ पर ही रुक गया। कुछ देर सोचता रहा और एक छोटी गली में मुड़कर अपने रास्ते से 2 सड़क आगे निकल गया, शायद बिना किसी मकसद के, या शायद मिनट भर की देर करके कुछ और समय पाने के लिए। वह जमीन को देखता हुआ आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कान में कुछ कहा। उसने सर उठाकर देखा तो पता चला कि वो उसी घर के सामने एन फाटक के पास खड़ा था। वो उस शाम के बाद उधर से गुजरा नहीं था, कहीं उसके आसपास भी नहीं आया था। कोई अदम्य और अज्ञात शक्ति उसे आगे की तरफ खींचे लिए जा रही थी। वह मुड़ा, फाटक से होकर अंदर गया, फिर दाहिनी ओर के पहले दरवाजे से लेकर जानी पहचानी चौथी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगा। सकरी खड़ी सीढ़ियों के चारों तरफ बहुत अंधेरा था। हर मंजिल पर पहुंचकर वह रुकता और चारों ओर बड़ी उत्सुकता से देखता। पहली मंजिल पर खिड़की का चौखटा निकाल दिया गया था। उस वक्त तो ऐसा नहीं था, उसने सोचा। उस वक्त वो फ्लैट दूसरी मंजिल पर ही तो था जहां मिकोलाई और मित्रेई काम कर रहे थे। फ्लैट बंद कर दिया गया है और दरवाजे पर अभी नया नया रंग किया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि किराए पर उठाने के लिए खाली है। फिर तीसरी मंजिल और उसके बाद चौथी। ये रहा। उसे ये देखकर बड़ी परेशानी हुई कि फ्लैट का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। अंदर लोग थे, उसे आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। कुछ देर संकोच करने के बाद वह आखिरी सीढ़ियां चढ़ा और फ्लैट में चला गया। उस फ्लैट की भी रंगाई पुताई हो रही थी और मजदूर काम पर लगे थे। इस बात पर उसे कुछ हैरत हुई। जाने क्यों उसने सोचा हुआ था कि उसे हर चीज़ वैसे ही मिलेगी जैसे कि वो छोड़ गया था, यहाँ तक कि शायद लाशें भी वहीं फर्श पर पड़ी होंगी। पर अब यहाँ भी नंगी बूची दीवारों, फर्नीचर का कहीं नाम नहीं। सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। खिड़की के पास जाकर वह उसकी सिल पर बैठ गया। 2 मजदूर काम कर रहे थे, दोनों नौजवान, लेकिन उम्र में एक दूसरे से बहुत छोटा था। वे दीवारों पर पुराने, मैले, पीले रंग के कागज की जगह नया, कासनी फूलों वाला सफ़ेद कागज लगा रहे थे। रस्कोल्निकोव को न जाने क्यों इस बात पर बड़ी झुंझलाहट महसूस हुई।
उसने नए कागज को बड़ी अरुचि से देखा, जैसे इस तरह हर चीज के बदल दिए जाने पर उसे बड़ा अफसोस हो रहा हो। जाहिर था कि ये मजदूर अपने वक्त से ज्यादा देर तक काम करते आ रहे थे और अब वे जल्दी जल्दी अपना कागज लपेटकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने रसकोल्निकोव के अंदर आने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे आपस में बातें कर रहे थे। रसकोल्निकोव हाथ बांधे उनकी बातें सुन रहा था। वो सबेरे सबेरे मेरे पास आई, बड़े वाले ने छोटे से कहा, बहुत सबेरे, 16 सिंगार किए। मैंने कहा, बन ठन के ऐसा इतरा क्यों रही हो? बोली, तित वसीलियविच, तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये भी एक तरीका होता है रिझाने का। और पहनावा ऐसा कि गोया फैशन की पत्रिका। फैशन की पत्रिका भला क्या होती है, चचा जान? छोटे मजदूर ने पूछा। उसकी बातों से मालूम होता था कि वह चचा जान को हर बात में उस्ताद मानता था। फैशन की पत्रिका में ढेर सारी तस्वीरें होती हैं, रंगीन, और ये किताबें विलायत से हर सनीचर को डाक से यहाँ दर्जियों के पास आती हैं। उन तस्वीरों में दिखाया जाता है कि लोगों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, मर्दों को भी और औरतों को भी। देखने में प्यारी तस्वीरें होती हैं। मर्द आम तौर पर फर के कोट पहने होते हैं और जहाँ तक औरतों के कपड़ों का सवाल है, तुम उनके बारे में तो सोच भी नहीं सकते। बस देखते ही बनता है। पीटर्सबर्ग में क्या नहीं मिलता? छोटे मजदूर ने जोश से चिल्लाकर कहा, बस माँ बाप को छोड़कर हर चीज मिलती है। उन्हें छोड़कर हर चीज मिलती है, यार, बड़े मजदूर ने बड़े मानीखेज ढंग से ऐलान किया। रसकोल्निकोव उठकर दूसरे कमरे में चला गया, जहां पहले वह भारी संदूक, पलंग और दराजों वाली अलमारी थी। उसे फर्नीचर के बिना वह कमरा बेहद छोटा लगा। दीवारों पर कागज वही था। एक कोने के कागज के रंग से पता चल रहा था कि पहले वहां प्रतिमाओं का फ्रेम था। उसने उधर की तरफ देखा और फिर अपनी खिड़की के पास चला गया। बड़े मजदूर ने उसे आश्चर्य से देखा। क्या चाहिए तुम्हें? उसने एकाएक पूछा। उसके सवाल का जवाब देने की बजाय रसकोल्निकोव गलियारे में जाकर घंटी बजाने लगा। वही घंटी और वही उसकी फटी हुई आवाज। उसने दोबारा घंटी बजाई, फिर तीसरी बार। वह सुनता रहा और उसे कुछ याद आता रहा। उस समय उसने जो भयानक और तड़पा देने वाली डरावनी संवेदना झेली थी, वह फिर अधिकाधिक स्पष्ट रूप में लौट लौट कर आने लगी। घंटी की हर आवाज पर वह कांप उठता था और उसे अधिकाधिक संतोष भी मिल रहा था। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम हो कौन? मजदूर ने उसके पास जाकर डपट कर पूछा। रसकोल्निकोव फिर अंदर चला गया। मुझे एक फ्लैट किराए पर लेना है, वह बोला। बस देख रहा हूँ। लोग रात को कमरे देखने आते नहीं, और तुम्हें तो दरबान के साथ आना चाहिए था। फर्श तो धो दिए गए हैं, क्या उन पर पॉलिश भी होगी? रसकोल्निकोव कहता रहा। कहीं खून तो नहीं लगा रह गया? कैसा खून? क्यों? यही तो उस बुढ़िया और उसकी बहन को कत्ल किया गया था। यहाँ अच्छा खासा खून जमा हो गया था। भला तुम हो कौन? मजदूर बेचैन होकर चीखा। मैं? हाँ, जानना चाहते हो? थाने चलो, वहाँ बताऊंगा। मजदूर उसे हैरत से देखते रहे। चलने का वक्त हो गया, वैसे ही देर हो गई है। चलो अलेश्का चलें। कमरा बंद करना है, बड़े मजदूर ने कहा। तो फिर चलें, रसकोल्निकोव ने लापरवाही से कहा और सबसे पहले बाहर निकलकर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। दरबान! फाटक पर पहुंचकर उसने पुकारा। फाटक पर खड़े कई लोग राहगीरों को घूर रहे थे। ये थे दोनों दरबान, एक किसान औरत, लंबा गाउन पहने एक आदमी, कुछ और लोग। रसकोल्निकोव सीधा उनके पास गया। क्या चाहिए? एक दरबान ने पूछा। थाने गए थे, अभी वहीं से तो आया हूँ। तुम्हें चाहिए क्या? थाना खुला है। बरोबर खुला है। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट है वहाँ। थोड़ी देर के लिए आए तो थे। आपको क्या चाहिए? रसकोल्निकोव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह विचारों में डूबा हुआ उनके ही पास खड़ा रहा। यह आदमी फ्लैट देखने गया था, बड़े मजदूर ने आगे बढ़कर कहा। कौन सा फ्लैट? हम जहाँ काम कर रहे हैं। तुमने खून धो क्यों डाला? ये बोला, यहाँ कत्ल हुआ था, ये कह रहा था, और मैं फ्लैट किराए पर लेने आया हूँ। फिर यह घंटी बजाने लगा। वह तो कहो, बस तोड़ी नहीं।
थाने चलो, ये बोला, वहीं सब कुछ बताऊंगा। किसी तरह हमारा पिंड ही नहीं छोड़ता था। दरबान त्योरियों पर बल डाले, शकभरी नजरों से रस्कोल्निकोव को देखता रहा। तुम हो कौन? उसने सख्ती से पूछा। मैं रोदियोन रोमानोविच रस्कोल्निकोव हूँ। पहले पढ़ता था, शिल के मकान में रहता हूँ, पास की गली में, यहाँ से दूर नहीं है। 14 नंबर के फ्लैट में। दरबान से पूछ लेना, वो मुझे जानता है। रस्कोल्निकोव ने ये सारी बातें इधर उधर मुड़कर देखे बिना अलसाई हुई, खोई खोई आवाज में कही। वह सड़क की ओर एकटक देख रहा था, जहां अंधेरा गहराता जा रहा था। फ्लैट में किस लिए गए थे? उसे देखने के लिए। उसमें देखने वाली ऐसी क्या चीज है? इसे सीधे थाने क्यों न ले जाओ? लंबे गाउन वाले आदमी ने अचानक बीच में कहा और चुप हो गया। रस्कोल्निकोव ने गर्दन घुमाकर उसे घूर कर देखा और उसी तरह धीरे धीरे अलसाई हुई आवाज में कहा, आओ, चलो। हाँ, ले जाओ, वो आदमी इस बार और भी भरोसे के साथ बोला। यह उसके अंदर क्यों जा रहा था? इसके मन में कोई बात जरूर होगी। क्यों? शराब तो पिए हुए नहीं है, लेकिन भगवान जाने क्या हो गया है इसे। मजदूर बुदबुदाया। तुम्हारा इरादा क्या है भला? दरबान एक बार फिर चीखा, उसे सचमुच गुस्सा आ रहा था। तुम यहाँ क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? तुम्हारा थाने चलने के नाम से दम निकलता है क्या? रस्कोल्निकोव ने चिढ़ाते हुए कहा। दम क्यों निकले है भला, मगर तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो? अरे, कोई लफंगा होगा। किसान औरत जोर से चीखी। काहे को अपना वक्त इससे बात करके बर्बाद कर रहे हो? दूसरे दरबान ने ऊंचे स्वर में कहा। वह भारी भरकम डीलडोल का आदमी था और उसने टखनों तक का लंबा कोट पहन रखा था जिसके सारे बटन खुले हुए थे। उसकी पेटी से चाबियों का गुच्छा लटक रहा था। चलो यहाँ से, लफंगा तो है ही, चलो, खिसको यहाँ से। फिर उसने रस्कोल्निकोव का कंधा पकड़कर उसे सड़क पर धकेल दिया। वह आगे की ओर लड़खड़ाया, संभलकर फिर खड़ा हुआ, चुपचाप तमाशा देखने वालों को घूरा और वहां से चला गया। अजीब आदमी है, मजदूर ने अपना मत व्यक्त किया। आजकल तो जहां देखो, अजीब लोग ही दिखाई देते हैं। औरत बोली। तुम्हें तो हर हालत में उसको थाने ले जाना चाहिए था, लंबे गाउन वाले ने कहा। उसके मुंह न लगना ही अच्छा था, भारी डील डॉल वाले दरबान ने फैसला करते हुए कहा। सरासर बदमाश था, सच जानो, वो यही चाहता था। लेकिन एक बार थाने ले जाते तो पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता। हम ऐसे लोगों को खूब जाने हैं। जाऊं कि नहीं? रस्कोल्निकोव चौराहे पर बीच सड़क खड़ा सोचता रहा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर इस तरह देखा गोया किसी से इस बात का फैसला सुनने की उम्मीद कर रहा हो। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। हर चीज उन्हीं पत्थरों की तरह मुर्दा और खामोश थी, जिन पर वह चल रहा था। हर चीज उसके लिए मुर्दा थी, सिर्फ उसके लिए। अचानक सड़क के छोर पर, वहां से कोई 200 गज दूर, गहराते हुए झुटपुटे में उसे एक भीड़ नजर आई और लोगों के बात करने और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। भीड़ के बीच में एक गाड़ी खड़ी थी। सड़क के बीच में एक रोशनी टिमटिमा रही थी। क्या बात है? रस्कोल्निकोव दाहिनी ओर मुड़कर भीड़ की ओर बढ़ चला। वो हर चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और इसके बारे में सोचकर वह क्रूरता से मुस्कुराया। इसलिए कि उसने थाने जाने का निश्चय कर लिया था और जानता था कि यह सारा मामला जल्दी ही खत्म हो जाएगा।